वेलकम बैक टू द क्लास। दो क्वेश्चन में तीसरा देखो। अब एक्स लिमिटेड एक व्यवसाय को खरीदने की इच्छा करती है और व्यापार के प्रथम वर्ष में औसत कार्यशील पूंजी आवश्यकता के बारे में आपसे राय लेना चाहती है। निम्नलिखित समंक उपलब्ध है और आपसे कहा गया है कि आकस्मिकताओं के लिए 10% जोड़ना है आपको। क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझना पड़ेगा किस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। समझ के बात को, कार्यशील पूंजी की बात कर रहा था, वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन रहेगा ये। क्या क्या दे रखा है इसमें? पॉइंट ए में दे रखा है स्टॉक में औसत राशि दे रखी है पर एनम के हिसाब से। चालू कार्य एवं तैयार माल दे रखा है, सामग्री स्टोर्स दे रखे हैं। बे पॉइंट में दे रखा है एवरेज क्रेडिट अलाउड दे रखा है। स्थानीय बिक्री 2 सप्ताह की है और निर्यात बिक्री जो है वो 6 सप्ताह की है। भुगतान में समयांतराल दे रखा है, क्रय 4 सप्ताह, मजदूरी 2 सप्ताह। जो बी पॉइंट है एवरेज क्रेडिट अलाउड जो दे रखा है, प्रदत्त औसत साख, स्थानीय बिक्री और ये जो दे रखा है निर्यात बिक्री, ये बिक्री का मतलब है डेटर्स, तो ये डेटर्स में आएंगे, असेट्स में आएंगे। और जो क्रय है वो क्रेडिटर्स में आएंगे, लाइबिलिटीज में आएंगे। समझ गए वाली बात को? अब देखो क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3, इसको लिख सकते हो कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ वर्किंग कैपिटल। एक तरफ से हमको रीड करना है। सबसे पहले दे रखा है एवरेज अमाउंट लॉक्ड अप इन स्टॉक, स्टॉक की अमाउंट दे रखी है और उसमें पहला पॉइंट दे रखा है वर्क इन प्रोग्रेस। लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट ए बना लो ऐसे, यहाँ लिख लो करंट असेट्स। ये करंट असेट्स का हेड मैंने बना लिया, उसमें करंट असेट्स लिखेंगे हम। सबसे पहले क्या दे रखा है स्टॉक इन वर्क इन प्रोग्रेस, WIP। कितना स्टॉक दिया है हमको? 10,000 रुपये का, यहाँ लिखेंगे 10,000 रुपये। अगला फिर से स्टॉक दिया है क्या हमको? मटेरियल एंड स्टोर्स, लिखेंगे यहाँ पे मटेरियल एंड स्टोर्स 16,000 रुपये का। हाँ जी, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया ये? 26,000 का। और देखो ये असेट्स दे रखी है हमको, डेटर्स दे रखा है ना, लोकल सेल और एक्सपोर्ट सेल दे रखी है, तो दूसरा इसमें आ जाएगा डेटर्स के लिए। डेटर्स में पहले हमारा है लोकल सेल और ये दे रखा है हमको 1,56,000 रुपया, लेकिन इसमें सप्ताह की बात कर रहा है कितना? 2 सप्ताह, तो कितना आएगा? 2/52, क्योंकि पूरी साल में 52 सप्ताह होते हैं, 52 का भाग लाएंगे, हमको 2 का निकालना है बस। कितना? 1,56,000, 1,00,000 ऐसा है, 1,56,000 डिवाइड बाई 52 मल्टीप्लाई 2, 6,000। अगला क्या दे रखा है हमको? फिर से हमको डेटर्स लिखना है इधर और एक्सपोर्ट के लिए लिखना है ना, एक्सपोर्ट सेल्स। कितना एक्सपोर्ट है हमारे पास? 6,24,000। कितने सप्ताह के लिए ये? 6 सप्ताह के लिए, 6/52। इसको सॉल्व कर दो, कितना? 72,000। सबको ऐड कर दो, ये बन जाएगी हमारे पास टोटल असेट्स करंट वाली 1,04,000। एक आंसर तो ये आ गया। अब इसके बाद में बी आंसर इधर से करेंगे हम, वो किसका रहेगा? करंट लाइबिलिटीज़ में आंसर होगा वो, है ना। और करंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या दे रखा है हमको? क्रेडिटर्स है, और क्रेडिटर्स में किसके लिए है वो? क्रय सप्ताह है, मजदूरी है ना। एक बार तो क्रेडिटर्स है परचेज के लिए, कितना? 1,92,000। कितने सप्ताह का है? 4/52। कर दो सॉल्व, 14,770 कर दिया मैंने पूरा, है ना। अब इसको आगे फिर से क्रेडिटर्स दिया है मेरे को, और किसके लिए है ये? वेजेस के लिए। कितने रुपए हैं? 5,20,000। कितने सप्ताह? तो 2/52, कितना आ जाएगा? 20,000। इसका भी टोटल कर दो, 34,770। अब यहाँ से निकलेगी वर्किंग कैपिटल। कैसे निकालेंगे? A माइनस B, असेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस करके। 1,04,000 में से 34,770 माइनस कर दो, 69,230।
अब इसमें प्लस कर दो रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसी, कितना एट द रेट ऑफ 20%, 10%। इसका 10% कितना आएगा 6923, जोड़ दो इसको, ये बन जाएगी हमारे पास रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल। कितना आ गया 76,153, 76,153। क्लियर है बात सबको? देखो क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर एक कंपनी की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का आकलन कीजिए। अनुमानित उत्पादित स्तर दे रखा है 22,000 टन का, कच्चे माल का स्कंद 4 वीक, उत्पादन प्रक्रिया अवधि है 2 की, उत्पादन प्रक्रिया में स्थायी सामग्री दे रखी है 200 टन, उत्पादित माल का स्कंद दे रखा है 6 वीक का, ग्राहकों को उधार समय दे रखा है 8 वीक का, सामग्री का विक्रय मूल्य से अनुपात दे रखा है 72%, मजदूरी एवं उपरिव्यय दे रखे हैं 22% और विक्रय मूल्य दे रखा है 3,000 रुपये पर टन के हिसाब से। तो इसमें पहले तुमको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4। तो पहले यहाँ पे लिखना है कैलकुलेशन ऑफ सेल्स प्राइस भी बोल सकते हो इसको। हाँ, जो चीज़ नहीं दी होंगी वो निकालनी पड़ेगी ना। सेल्स नहीं है इसमें दे रखा ना 22,000 टन 3,000 रुपये के हिसाब से बिकेगा, तो पहले सेल बनानी पड़ेगी ना हमको। देखो अब इधर टोटल प्रोडक्शन कितने का है, टोटल प्रोडक्शन दे रखा है 30,000 टन का, 22,000 टन है, ऊपर 22,000 टन, वो 3,000 ये तो रखा है लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ये तो टोटल प्रोडक्शन है। नीचे जो दे रखा है सेलिंग प्राइस है वो 3,000 टन, तो हाँ प्राइस है वो, तो रेट कितना है 3,000 रुपया पर टन के हिसाब से इसको सेल करेगा वो। लेकिन इससे ऊपर एक बात दे रखी है उसने, सामग्री का विक्रय मूल्य से अनुपात कितना दे रखा है आपको 72% का। अब देखो यहाँ पे मटेरियल रेशो कितना है 72%। अब 72% किसका निकालना है 3,000 का 72% कितना आएगा 2,160 रुपया पर टन के हिसाब से वो सेल करेगा। 3,000 की जगह पे 2,160 से। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब अगली एक कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या फिनिश गुड्स। देखो मटेरियल का रेट कितना है, मटेरियल रेट दे रखा है आपको कितना 72% ऑफ सेल्स प्राइस। एक वैल्यू तो ये है ना, इसका मतलब क्या है 3,000 का 72% कितना आ गया 2160। इसके बाद में एक वैल्यू और है इसमें प्लस, जो वेजेस का वैल्यू है, देखो नीचे दे रखा है उसमें क्वेश्चन में ओवरहेड्स का कितना 22%, वेजेस एंड ओवरहेड्स 22% ऑफ सेल प्राइस। इसका मतलब है 3,000 का 22%, निकालो जरा 660 ऐड कर दो 2,820 रुपया पर टन के हिसाब से। अब दो बात क्यों निकालनी है हमने, ये जब तक हमारे पास रॉ मटेरियल का अमाउंट नहीं होगा तब तक हम बता नहीं पाएंगे कि स्टॉक हमारे पास कितना है, क्योंकि 3,000 तो उसने सेल प्राइस दिया है लेकिन बता रहा 72% पे करना है तुमको, तो 2160 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमको जहाँ भी करनी है। अब ये बात समझ पा रहे हैं? अगर मटेरियल का प्राइस निकालना है तो कितना मटेरियल हमारे पास 22,000 टन कितने रुपए के हिसाब से 2160 के हिसाब से है। ये बात समझ में आ गई? अब ये क्यों निकाला है मैंने, जो आपका फिनिश स्टॉक बनता है, जो आपका अंतिम रहतिया है, वो सारे एक्सपेंसेस जुड़ने के बाद बनता है। ऑफिस तक के सारे एक्सपेंसेस जुड़ते हैं उसमें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाना पड़ता है ना हमको। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाने के लिए क्या मटेरियल ऐड होगा, साथ में वेजेस भी ऐड होगी।
उसने वेजेस का अमाउंट दिया है ना 22%, तो मटेरियल कितने का है 2160 का, तो मटेरियल है। वेजेस कितना खर्चा कर रहा है 660 का, तो मटेरियल का प्राइस कितना बन जाएगा 2820। ये फिनिश गुड्स का अमाउंट है। ये दोनों हमको बाद में चाहिए थे, मैंने पहले ही निकाल दिए। यहाँ तक बात समझ में आ रही सबको, कोई डाउट नहीं? आप समझो इधर कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन को एक तरफ से पढ़ते रहना है और लिखते रहना है। 2 हेड बना लेने हैं लेकिन इसमें, ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक बार हेड बना लेते हैं पॉइंट ए करंट असेट्स, और एक हेड इधर बना लेते हैं बी पॉइंट करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब एक तरफ से पढ़ना शुरू करेंगे। देखो आपको सबसे पहले दे रखा है अनुमानित उत्पादित स्तर 22,000 टन का, वो हमने कैलकुलेशन कर लिया। अगला दे रखा है कच्चे माल का रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री दे रखा है कितना 4 वीक का दे रखा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे रॉ मटेरियल कितना, हमारे पास रॉ मटेरियल है 22,000 टन, 2160 का उसका प्राइस है, और 4 वीक की बात कर रहा है वो। समझ गए बात? करो इसको जल्दी सॉल्व। बाईस हजार मल्टीप्लाई 2160 मल्टीप्लाई 4/52। हाँ सीधा सीधा कर लो। 22,000 मल्टीप्लाई 2160 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 52। 36,55,384.63। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 36,55,384 पॉइंट इतना, तो मैंने 85 कर दिया उसको पूरा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगली वैल्यू क्या दे रखी है आपको? उत्पादन अवधि प्रक्रिया कितनी दे रखी है? 2 वीक की दे रखी है। ठीक है, अगला क्या दे रखा है आपको? उत्पादन प्रक्रिया अवधि 2 वीक क्या होगा? अच्छा, उत्पादन प्रक्रिया में स्थायी सामग्री कितनी की दे रखी है आपको? 200 टन की। ये आपका फिनिश्ड है, फिनिश स्टॉक कितने का है? 200 टन फिनिश स्टॉक है ना। ये परमानेंट मटेरियल फिनिश नहीं है, परमानेंट मटेरियल है। गलती से मैंने फिनिश लिखा। कितना है? 200 टन। 1 टन का प्राइस कितना हमारे पास? 2160 है अभी। फिनिश का नहीं है, परमानेंट मटेरियल पहले से उसके पास। दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 4,32,000। नेक्स्ट वैल्यू पढ़ते हैं, क्या दे रखी है? अगला फिनिश स्टॉक दे रखा है ना, कितने का? 6 वीक का स्टॉक है हमारे पास फिनिश्ड। अब इसको कैसे करेंगे देखो, फिनिश स्टॉक हमारे पास टोटल मिला के 2200 टन है, सॉरी 22,000, और फिनिश स्टॉक का अमाउंट कितना चल रहा है हमारा? 2820। यहाँ लिखेंगे 2820। कितने वीक का बता रहा है वो? 6/52। कर दो इसको सॉल्व। 71,58,462। चलो अगला वैल्यू पढ़ते हैं। अगला वैल्यू क्या दे रखा है हमको? फिर स्टॉक हो गया। ग्राहकों को उधार दिया, क्रेडिट अलाउड किया कितने का? 8 वीक का। इसका करना है सॉल्व हमको। देखो ये इसको बोल सकते हैं रिसीवेबल या डेटर्स। कितना अमाउंट है हमारे पास? हमारे पास 22,000 टन है। जो ग्राहकों को माल बेचा जाता है हमेशा ऑफिस के बाद बेचा जाता है, मतलब फिनिश्ड गुड्स का अमाउंट लगता है उसमें। फिनिश का कितना दे रखा है? 2820। तो मल्टीप्लाई करना है इसमें 2820। और कितने वीक का बता रहा है वो? 8 वीक का। 8/52। 95 लाख 44,000 615 या 16 लिख लो उसको, जो भी है ना। चलो अगला देखो, अगला क्या दे रखा है हमको? रेशो ऑफ मटेरियल सेल प्राइस देखो हमने इधर लिख दिया था ये। इसके बाद में मजदूरी एवं परिवहन 22% का हमने इधर लिख दिया है। अब हमारा ओवरहेड्स रह गया लिखने को इसमें ना। उत्पादन दे रखा है इसमें, उत्पादन अवधि देखो कहाँ दे रखी है?
नंबर तीसरे पे दे रखे उत्पादन प्रक्रिया अवधि कितना है, प्रोसेसिंग पीरियड 2 वीक का। तो हमको 2 वीक की इसमें क्या निकालनी पड़ेगी, वेजेस निकालनी पड़ेगी इसमें ना। जितनी अवधि आपका उत्पादन चलेगा उतनी अवधि का आपको वेजेस और ओवरहेड्स देने पड़ेंगे। ये बात समझ पा रहे हैं आप? हाँ ना? मशीन मानो 2 महीने चली तो वेजेस कितने का देंगे आप, 2 महीने का। अगर मशीन 2 हफ्ते चली तो कितना वेजेस देंगे, 2 हफ्ते का। मशीन 1 दिन चली तो कितना वेजेस देंगे, 1 दिन का। और जितना प्रक्रिया में अवधि में काम होगा उतनी का वेजेस आपको देना पड़ेगा। बाकी से मतलब नहीं है। रॉ मटेरियल हो सकता है 4 सप्ताह वहाँ रुका हो, फिनिश हो सकता है 8 सप्ताह रुका हो, डेटर्स हो सकता है कि 10 सप्ताह के लिए उधार दिया गया हो, लेकिन वेजेस जो दी जाएगी कितने महीने काम चला, कितने हफ्ते काम चला, कितने दिन काम चला, उसका मतलब है। यहाँ दे रखा है ना, आप हर क्वेश्चन में आपको यही चेक करना, तीसरे नंबर वाला ये दे रखा है प्रोसेसिंग पीरियड, प्रक्रिया अवधि, ये आपको चेक करना है हमेशा। बात आ गई समझ में यहाँ तक? चलो अब इसको लिखेंगे इधर हम, वेजेस एंड ओवरहेड्स। देखो कितने टन है हमारे पास, 22,000। अच्छा अब हमको चेक करना है, देखो वेजेस का कितना निकाला है हमने रुपया, 660 मल्टीप्लाई 660 मल्टीप्लाई कितने उसके लिए है वो, 2 वीक के, 2/52। आपको याद रखना है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी है तुमको वेजेस के बारे में, क्वेश्चन में देखो नीचे इन्फॉर्मेशन है कहीं पे, मजदूरी और उपरिव्यय अगले माह के प्रारंभ में भुगतान किए जाएंगे, उत्पादन में समस्त आवश्यक सामग्री प्रारंभ में ही चार्ज की जाती है, मजदूरी और उपरिव्यय सामान्य रूप से चार्ज किए जाते हैं। समझ पा रहे हैं? अगर ये मजदूरी के बारे में ये नहीं बोलता कि अगले माह चार्ज की जाएगी तो मजदूरी की दर आती हमेशा करंट लायबिलिटीज में आती, लेकिन बोल रहा है कि अगले महीने की पहले ही चार्ज कर दी जाएगी। इसका मतलब तुम एडवांस में दे रहे हो मजदूरी को, इसीलिए वो असेट्स में आ रही है। समझ गए? जब भी एडवांस पेमेंट करोगे तो असेट्स में आएगा। दूसरी बात, मजदूरी और उपरिव्यय तुमको दे रखे तो उसका हमेशा तुमको 50% लगाना है। अभी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही 50% रहेगा, लिख नहीं रहा है ये। मजदूरी और ओवरहेड जब भी आएंगे तब तुमको उसका 50% लिखना होता है। अगर 50% नहीं भी लिखते हो तो क्वेश्चन गलत नहीं माना जाए, ऐसा रूल नहीं है। क्वेश्चन में कहता है कि अगर नहीं है तो 50% लगा दो, अगर नहीं लगा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, मत लगाओ, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर तभी मैच कर पाएगा जब तुम्हें 50% लगा दोगे, और नहीं लगाओगे तो आंसर इस क्वेश्चन से मैच नहीं करेगा। ये बात समझ पा रहे हैं? एग्जाम में 50% लगाओ मत लगाओ, उसका दिक्कत नहीं होगा तुम्हारे लिए। क्लियर है? चलो इसको सॉल्व कर दो। 22,000 मल्टीप्लाई 660 मल्टीप्लाई 2/52, कितना आ रहा है? 27,92,000 27,09,000 27,09,230 ऐसे ही लिखा हुआ है ना, 9,000 तो ऐसे ही आएगा, 27,09,230 ऐसे ही लिखा जाता है। तुम अमाउंट बोलो, 27 हाँ 9 230, कोई बात नहीं 31 कर लेते। ये है 2,79,231, टोटल कर दो इसका। जल्दी टोटल करो। 21069 फिर 693 2,10,69,693। अब समझो करंट लायबिलिटीज में कुछ आया, करंट लायबिलिटीज में कुछ नहीं आया, डैश लग रहा है ना, तो यहां से निकालेंगे वर्किंग कैपिटल। कैसे निकालते हैं? A माइनस बी, और A माइनस बी करके यही आंसर आ जाएगा 2,10,69,693। ये इसका फाइनल आंसर है। समझ गए बात?